गुड इवनिंग। स्प्रिंग बोर्ड के अगले वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम आज जिला प्रशासन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। हाई कोर्ट है वो आपको पॉलिटी में पढ़ा दिया जाएगा, और विधानसभा में वो अगली जब भी क्लास होगी तो उसमें आपको विधानसभा में वो पढ़ा दूंगा। अब मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि थोड़े बोरिंग से टॉपिक हैं, गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल पढ़ लिया हमने, तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा हम अब कुछ इंटरेस्टिंग है वो देख लेते हैं, और इसको हम 2 दिन में कवर करने की कोशिश है वो करेंगे। तो जिला प्रशासन में मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले संभागीय आयुक्त के बारे में, डिविजनल कमिश्नर के बारे में, डिविजनल कमिश्नर के बाद हम पढ़ेंगे कलेक्टर के बारे में, और कलेक्टर के बाद हम देखेंगे एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी। इन सब का क्या क्या रोल है अपने अपने स्तर पर, कि तहसील में तहसीलदार कौन कौन से काम करता है, अपने पटवार सर्किल में पटवारी कौन कौन से काम करता है। ये पूरा पूरा हम जिला प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। और जिला प्रशासन में मैं आपको बता दूं कि ये स्ट्रक्चर है पूरा जिला प्रशासन का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। इसका आपको पहले वो थोड़ा सा नॉलेज है, थोड़ा सा ज्ञान आपको होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो बहुत सारे जो पोस्ट है उनको अभी तक नहीं जानते हैं। हम 5 मिनट में इसको कवर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जिला प्रशासन में आप सभी को पता है कि राजस्थान में एक हमने सिस्टम स्टार्ट किया था स्वतंत्रता के बाद, इसको बोलते हैं संभागीय आयुक्त। क्या बोलते हैं इसको? इसको सिस्टम को बोलते हैं संभागीय आयुक्त। एक हमने नया सिस्टम स्टार्ट किया था, हालांकि ऑलरेडी ये अस्तित्व में थी प्रणाली। डिविजनल कमिश्नर जो सिस्टम है, या जो हमने बहुत सारे डिविजनल हेडक्वार्टर बना रखे हैं, ये सिस्टम स्वतंत्रता से पहले भी था भारत में, पर स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में इस सिस्टम को स्टार्ट किया गया। राजस्थान में अभी वर्तमान में 7 संभाग हैं, और हर संभाग पर, हर डिविजनल हेडक्वार्टर पर एक कौन बैठता है? संभागीय आयुक्त बैठता है। कौन बैठता है? संभागीय आयुक्त। और संभागीय आयुक्त के नीचे हर डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर होता है। आप सभी को पता है कि पूरे जिले की जो कमान है, या पूरे जिले का जो बॉस है, वो जिला कलेक्टर होते हैं। जिला कलेक्टर के अंडर में ये पूरा का पूरा जो ढांचा है, ये काम है वो करता है, जिसमें जिला कलेक्टर के ठीक नीचे एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठते हैं, या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बैठते हैं, जिनको हम अतिरिक्त जिला कलेक्टर कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे जिला स्तरीय अधिकारी भी होते हैं, जिनको बोलते हैं हम डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर। इनको सबको बोलते हैं हम डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर। कौन होते हैं? तो जैसे सीएमएचओ है, चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर है। ये जितने भी जिले में अपने विभाग के जो मुखिया है, अपने कंसर्न डिपार्टमेंट के जो बॉस हैं, हेड है, ये सारे के सारे जिला स्तरीय अधिकारी है वो कहलाते हैं। ठीक है। उसके अलावा अतिरिक्त जिला कलेक्टर है। और अगर हम अलग अलग चेन देखेंगे, तो अगर रेवेन्यू एडमिशन को अगर हम देखेंगे, राजस्व प्रशासन को देखेंगे, तो राजस्व प्रशासन में आप सभी को पता है कि एडीएम के नीचे जो काम करता है वो सब डिवीजन पर बैठने वाला उपखंड अधिकारी है, जिसको एसडीओ बोलते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर बोलते हैं। एसडीओ के नीचे तहसीलदार काम करता है, तहसीलदार के नीचे नायब तहसीलदार होता है, नायब तहसीलदार के नीचे आरआई, जिसको हम रेवेन्यू इंस्पेक्टर बोलते हैं, या इसको गिरदावरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिरदावर। और गिरदावर के नीचे जो काम कर रहा है, वो सबसे नीचे स्तर पर जो पटवार सर्किल पर जो काम कर रहा है, वो आपका पटवारी। तो ये जो चेन है, ये पूरी की पूरी चेन है, ये तो है राजस्व प्रशासन। इसके अलावा इसमें एक सेपरेट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो है किसका? पुलिस प्रशासन का। वो किसका है? पुलिस प्रशासन का। मेरा कहने मतलब ये है कि जितना भी सिस्टम ये नीचे देख रहे हैं, ये सारा का सारा काम कर रहा है किसके अंडर में? जिला कलेक्टर के अंडर में काम है वो कर रहा है। इवन जो पुलिस अधीक्षक जो होता है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जो पुलिस है, एसपी है, वो भी प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कलेक्टर के अंडर में काम है वो करते हैं। ठीक है। तो पुलिस प्रशासन में अगर आप जाएंगे, तो पुलिस प्रशासन में आप देखेंगे कि सबसे ऊपर जो बैठा है, जो पूरे पुलिस का मुखिया है जिले में, एसपी है। एसपी के नीचे एक एडिशनल एसपी होता है, एडिशनल एसपी के नीचे डीवाईएसपी होता है, डिप्यूटी एसपी बोलते हैं, जो कि आप जो एग्जाम दे रहे हैं आरएस वाला, उसी से भरी जाती है पोस्ट, जिसको आरपीएस भी कहते हैं। डिप्यूटी एसपी के नीचे हर थाने में सीआई होता है, सीआई के नीचे एसआई होता है, एसआई के नीचे एएसआई, एएसआई के नीचे आप देखेंगे हेड कांस्टेबल, और हेड कांस्टेबल के नीचे कांस्टेबल। ये पूरा का पूरा जो हायरार्की है, ये पूरा का पूरा जो पद सोपान है, वो पुलिस का होता है। अगर हम विकास प्रशासन की ओर जाएंगे, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर जाएंगे, जो जिले के अंदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज है उनका एग्जीक्यूशन करना हो, जिले में डेवलपमेंट प्लान बनाने हो, ये सारे के सारे जो काम है, ये एक अलग से एजेंसी बनाई हुई जिसका नाम है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इसके द्वारा किया जाता है। और आप सभी को पता होगा, जिले में, प्रत्येक जिले में, राजस्थान के प्रत्येक जिले में एक जिला परिषद है। जिला परिषद के नीचे दूसरे टीयर में पंचायत समिति है, और पंचायत समिति के नीचे ग्राम पंचायत है। ये 3 टीयर सिस्टम है पंचायती राज का। हर स्तर पर कोई न कोई पदाधिकारी है, कोई न कोई ऑफिसर है, वो काम कर रहा है। अगर आप जिला परिषद में जाएंगे,
तो यहाँ पर एक सीईओ बैठता है जिसको हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हैं, जिसको मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहते हैं। ये आरएस भी हो सकता है और आईएएस भी हो सकता है। राजस्थान के आधे जिलों में लगभग आईएएस काम कर रहे हैं और आधे जिलों में आरएस समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। इनको मदद करने के लिए, इनके काम को थोड़ा सा बांटने के लिए, इनको काम में थोड़ा मदद के लिए सरकार ने जिला परिषद में एक अन्य पोस्ट बना रखी है जिसको हम एसीईओ कहते हैं, जो कि एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, जिसको अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोलते हैं। और ये जो अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, ये जिलों के अंदर जो होते हैं वो कौन होते हैं? आरएस अधिकारी होते हैं। कौन होते हैं? सीईओ। ये भी आरएस अधिकारी होंगे एसीईओ। एसीईओ के नीचे ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति में जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है वो होता है खंड विकास अधिकारी, जिसको हम बोलते हैं बीडीओ। क्या बोलते हैं हम इसको? बीडीओ। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी को एसीईओ, ये सीईओ होते हैं। ये इधर इंग्लिश में दिया हुआ सारा देख लेना एक बार। एसीईओ के नीचे अभी राजस्थान सरकार ने एक नया काडर बनाया, उसमें एक नई पोस्ट क्रिएट की है जिसका नाम है एडिशनल डेवलपमेंट ऑफिसर, अतिरिक्त विकास अधिकारी, जिसको हम एडीओ बोलते हैं। अतिरिक्त विकास अधिकारी के नीचे एक असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर है जिसको हम सहायक विकास अधिकारी बोलते हैं। और सहायक विकास अधिकारी के नीचे अर्थात ग्राम पंचायत में जो प्रशासनिक कर्मचारी है पंचायती राज का, वो ग्राम सेवक है। तो ग्राम सेवक आजकल बोलते हैं ग्राम विकास अधिकारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, इनको बोलते हैं वीडीओ। क्या बोलते हैं इनको? वीडीओ। तो इस तरीके से ये जो सेपरेट चेन है, हर डिपार्टमेंट की, हर एडमिनिस्ट्रेशन की अलग अलग तरीके से काम है वो करती है। अलग अलग यहाँ पर अधिकारी होते हैं, अलग अलग कर्मचारी होते हैं, और ये इनकी अलग ही एक हायरार्की होती है, इनका अलग ही एक पदसोपान है वो होता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम एक तो इनको पढ़ेंगे सबको, और उसके साथ साथ हम एसपी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया जिला प्रशासन के बारे में। और बहुत सारे जिलों को मिलाकर, 4 से 5 जिलों को मिलाकर राजस्थान में 7 संभाग है वो बनाए गए, जहां पर हर संभाग स्तर पर एक डिविजनल कमिश्नर है वो बैठता है। अब हम जो देखेंगे आगे वो हम सीधा पढ़ेंगे किसके बारे में? डिविजनल कमिश्नर के बारे में। ये भी जिला प्रशासन का ही भाग है। किसका भाग है? ये भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ही क्या है? पार्ट है। तो जो संभागीय आयुक्त जो है, ये जो पद है ये बेसिकली अंग्रेजों के समय ही आ गया था। ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ब्रिटिशर्स की देन है। और 1829 में, 1829 में ये जो पद है ये एस्टेब्लिश्ड हुआ भारत में। और उस समय गवर्नर जो थे वो थे विलियम बेंटिंग। कौन थे? विलियम बेंटिंग थे। विलियम बेंटिंग के समय ये जो पद है वो स्थापित हुआ। विलियम बेंटिंग के समय ये जो पद है उसको स्थापित किया गया। और चूंकि हम यहाँ राजस्थान के रेफरेंस में देख रहे हैं, तो राजस्थान में ये जो पद है, इस जो पद की स्थापना है वो राजस्थान में स्वतंत्रता के बाद ही कर देगी। राजस्थान या भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद यहाँ पर संभागीय एक जो व्यवस्था इसकी शुरुआत कर दी गई। और राजस्थान में शुरू में 5 संभाग बनाए गए। कितने संभाग बनाए गए? 5 संभाग है वो राजस्थान में पहले बनाए गए। कौन कौन से थे? आपका उदयपुर है, कोटा है, बीकानेर है, जोधपुर है। उदयपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर और अजमेर, ये 5 संभाग है वो सबसे पहले राजस्थान में बनाए गए। कौन कौन से हैं? उदयपुर है, कोटा है, बीकानेर है, जोधपुर है और अजमेर। ये 5 संभाग बना दिए गए। ये 5 संभाग बनाए गए। पर 1962 में एक बड़ा डिबेट का मुद्दा ये हुआ कि हमें अब संभागीय आयुक्त जो पद है, जो डिविजनल कमिश्नर की जो पोस्ट है, इसकी आवश्यकता हमें अब नहीं है। तो राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़िया जो मुख्यमंत्री थे 1962 में, इस समय राजस्थान में ये जो संभागीय आयुक्त व्यवस्था थी, ये जो डिविजनल कमिश्नर सिस्टम है, संभागीय प्रणाली है, इसको समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इसको समाप्त कर दिया गया। कब किया गया? 1962 में। और इसके जो काम था, जो संभागीय के पास जो काम था, इसको डिवाइड कर दिया गया, इसको सेपरेट कर दिया गया। किसके बीच में? रेवेन्यू बोर्ड, राजस्थान का रेवेन्यू बोर्ड अजमेर में, और दूसरा कुछ काम वो किसको दे दिए गए? कुछ काम दे दिए गए जिला कलेक्टर को। तो ये जो व्यवस्था है ये राजस्थान में 1962 में खत्म कर दी गई। और ये किसके समय में खत्म हुई थी? उस समय सीएम कौन थे? तो सीएम थे उस समय मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे सीएम? मोहनलाल सुखाड़िया जी थे। और
कुछ समय तो बाद नहीं, लगभग 25 साल बाद 1987 में ये जो व्यवस्था है ये वापस स्टार्ट हुई। कब स्टार्ट हुई? 1987 में। कितने साल बाद? 25 वर्ष बाद। ये जो पद है इसको रीएस्टेब्लिश किया गया। ये जो कमिश्नर, जो डिविजनल कमिश्नर की जो पोस्ट है इसको वापस रीएस्टेब्लिश किया गया, रीइंट्रोड्यूस किया गया राजस्थान में। और 5 संभाग तो ऑलरेडी थे ही, एक नया संभाग और बना दिया गया जो कि था जयपुर। कौन सा संभाग बना? जयपुर। तो यहाँ पर आते आते 1987 में राजस्थान में कितने संभाग हो गए? राजस्थान में संभाग हो गए 6। कितने संभाग हुए? 6 संभाग हो गए। 5 ऑलरेडी थे, एक नया संभाग वो 1987 में बन गया। और इसी क्रम में राजस्थान में जून 2005 में, या मानकर चले कि 2005 में राजस्थान में एक नया संभाग बनाया गया, राजस्थान में एक नया डिवीजन बनाया गया और ये था भरतपुर। कौन सा बना दिया गया? भरतपुर संभाग है वो बना दिया गया। इस प्रकार से राजस्थान में 2005 के बाद, राजस्थान में 2005 के बाद कुल जो संभागों की संख्या है वो कितनी है? वो है 7। कितने संभाग है? 7। हर डिविजनल कमिश्नर के अंडर में 4 से 5 जिले हैं वो आते हैं। ठीक है, ये जो संभागीय जो व्यवस्था है या संभागीय का जो पद है उसका जेनेसिस या डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो उसके बाद आगे आता है कि भाई इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो इसकी नियुक्ति के बारे में आप सभी को पता है कि संभागीय पद पर जो नियुक्ति वो राज्य सरकार के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? राज्य सरकार के द्वारा होगी। और किसको किया जाएगा? तो यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को। किसको नियुक्त किया जाएगा? वरिष्ठ आईएएस अधिकारी। सीनियर जो आईएएस ऑफिसर होगा उसको संभागीय पद उस पर लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो कलेक्टर होते हैं, जो कि जिला स्तर पर कार्य कर रहे हैं या जो पूरे जिला प्रशासन का हेड है, ये उनके ऊपर होता है। उनकी एसीआर भी बढ़ता है, उनकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी बढ़ता है। इसलिए यहाँ पर सामान्यतया वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को लगाया जाता है। उसके बाद आता है इनके टेन्योर या टर्म। तो आप ध्यान रखें कि जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं आगे भी आते रहेंगे। इसके बाद हम कलेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, एसडीओ के बारे में पढ़ेंगे, तहसीलदार के बारे में पढ़ेंगे, हम पटवारी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि इनका जो कार्यकाल है, इनका जो टेन्योर है वो फिक्स नहीं होता है, इसलिए इनका कार्यकाल है वो निश्चित नहीं है। इतना ध्यान रखना है कि देयर टेन्योर और टर्म इज नॉट फिक्स। सरकार जब तक चाहेगी तब तक ये काम करेंगे और सरकार जब चाहेगी तब इनका ट्रांसफर, स्थानांतरण और दूसरी जगह पर कर दिया जाता है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई होगी आपके। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हम देखेंगे कि इसकी संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कि संभागीय आयुक्त जो काम करता है, अगर हम राजस्थान के रेफरेंस में देखें तो ये यहाँ पर कौन कौन से अधिकारी हैं, कहाँ कहाँ पर बैठे रहते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, ये थोड़ा सा आप देख लें। ऊपर ही ऊपर तो संभागीय आयुक्त का जो ऑफिस होगा उसमें खुद संभागीय आयुक्त होगा। कौन होगा? खुद डिविजनल कमिश्नर होगा। डिविजनल कमिश्नर के नीचे काम करता है अतिरिक्त संभागीय आयुक्त। कौन काम करता है? अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जिसको एडिशनल डिविजनल कमिश्नर बोलते हैं। ये तो आप सभी को पता है कि सीनियर आईएएस है। और यहाँ पर जो अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जो पद है उस पर लगाया जाता है सीनियर आरएस को। लगभग सुपर हायर टाइम स्केल का जो आरएस है उसको अतिरिक्त संभागीय आयुक्त वो लगाया जाता है। ये होता है एडिशनल डिविजनल कमिश्नर। इसके नीचे एक पद बना रखा सरकार ने, उप निदेशक, जिसको डिप्टी डायरेक्टर बोलते हैं। और उप निदेशक के नीचे यहाँ पर एक तहसीलदार भी काम करता है। कहाँ पर? डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस में। ठीक है, तो ये इसकी संरचना स्ट्रक्चर है। अगर हम राजस्थान के रेफरेंस में देखेंगे तो सबसे पहले आपका संभागीय आयुक्त है, डिविजनल कमिश्नर है, डिविजनल कमिश्नर के नीचे एडिशनल डिविजनल कमिश्नर है, उसके नीचे डिप्टी डायरेक्टर होता है और डिप्टी डायरेक्टर के नीचे काम करता है कौन? तहसीलदार। ये पूरा का पूरा ढांचा है किसका? संभागीय आयुक्त के ऑफिस का। उसके बाद हम आगे चलेंगे। उसके बाद आता है संभागीय आयुक्त के कार्य, कि जो डिविजनल कमिश्नर है वो कौन कौन से काम है वो करता है। तो मैं आपको वैसे बताऊं तो डिविजनल कमिश्नर का सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो है एज ए कोऑर्डिनेटर, कि जो डिविजनल कमिश्नर है वो विभिन्न जिलों में, जो कि इसके अंदर में 4 से 5 जिले आते हैं, तो ये विभिन्न जिलों का जो प्रशासन है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है,
उसमें इंश्योर करता है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो। पहले इसके द्वारा किया जाने वाला पहला काम है। दूसरा, चूंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट काम करती है, तो दूसरे से की जिम्मेदारी ये है कि ये इन सभी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट या ऑफिसेज हैं उनमें कोऑर्डिनेशन इंश्योर करे, उसमें समन्वय सुनिश्चित करे। तीसरा, डिविजनल कमिश्नर जो है, ये एक तरह से आप मानकर चलें कलेक्टर के ऊपर कलेक्टर है, तो डिविजनल कमिश्नर की जिम्मेदारी है कि वो जनता की शिकायतों को भी सुने। तो इसका अगला काम ये भी है कि पब्लिक ग्रीवेंसेस को सुनता है और सुनने के बाद उनका सोल्यूशन या डिस्पोजल है वो भी करता है। जैसे मान लो किसी अधिकारी या कर्मचारी की शिकायत है, तो उस शिकायत का समाधान करने की कोशिश वो डिविजनल कमिश्नर करता है। उसके अलावा जो डिविजनल कमिश्नर है वो एज ए सुपरवाइजर भी काम करता है, कि डिविजनल कमिश्नर है उसके पास सुपरविजन का काम भी है। सुपरविजन का मतलब ये है कि डिविजनल कमिश्नर के द्वारा उसके अंडर में आने वाले जिलों में समय समय पर सडन इंस्पेक्शन किए जाते हैं। ये विभिन्न जिलों में जाता है और वहां जिलों में जाकर औचक निरीक्षण है वो सरकारी कार्यालयों का, गवर्नमेंट ऑफिसेज है उनका करता है। ठीक है। उसके अलावा इसकी जिम्मेदारी है कि सरकार की, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो भी स्कीम चल रही है जिलों में, उन स्कीम्स का प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो, उन स्कीम्स को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, उन स्कीम्स को जिलों में सही तरीके से क्रियान्वित किया जाए। उसके अलावा राज्य सरकार की बहुत सारी डेवलपमेंट स्कीम चल रही होती है, उनके बारे में इसकी जिम्मेदारी है कि वो इन समस्याओं का, जो डेवलपमेंट स्कीम चल रही है उन डेवलपमेंट स्कीम्स का प्रॉपर एग्जीक्यूशन करे। ये भी जिम्मेदारी किसकी है? ये भी जिम्मेदारी डिविजनल कमिश्नर की है। उसके साथ डिविजनल जो कमिश्नर है, जो संभाग आयुक्त है, ये एज ए जुडिशरी भी काम करता है, कि एज ए जुडिशियल ऑफिसर भी काम करता है, कि ये न्यायिक अधिकारी के रूप में राजस्थान सरकार के बहुत सारे एक्ट बनाए हुए हैं, उन एक्ट के तहत ये बहुत प्रकार की हियरिंग है वो करता है। कौन कौन से एक्ट है? चाहे राजस्थान पंचायती राज एक्ट हो 1994 का, चाहे राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट है, राजस्थान वन अधिनियम है, राजस्थान आबकारी अधिनियम है, राजस्थान एक्साइज एक्ट है। और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत सारे जो एक्ट है राजस्थान सरकार के द्वारा बनाए गए। एक इम्पोर्टेंट एक्ट और है, लैंड रेवेन्यू एक्ट राजस्थान का 1956 का। तो ये जितने भी एक्ट है उन एक्ट के तहत डिविजनल कमिश्नर को बहुत सारी पावर है वो दी गई है। तो इन पावर को जो डिविजनल कमिश्नर है एज ए जुडिशियल ऑफिसर एंटरटेन करता है, एक न्यायिक अधिकारी रूप में उन धाराओं का प्रयोग करते हुए न्यायिक कार्रवाई उसको संपादित करता है। उसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जो डिविजनल कमिश्नर है उसको अधिकार है कि डिविजनल कमिश्नर बहुत सारे अधिकारियों की एसीआर भरता है। एसीआर का मतलब है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। जब भी आप सरकारी महकमे में आएंगे तो आपकी हर साल एक एसीआर भरी जाएगी, हर साल आपका वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन भरा जाएगा। तो डिविजनल जो कमिश्नर है वो कलेक्टर, उसके अंडर में जो भी कलेक्टर आ रहे हैं उस डिवीजन में जो भी जिले आ रहे हैं उन जिलों के जिला कलेक्टर की, या फिर यहाँ पर जो मैंने भी आपको बताया था कि जो अतिरिक्त संभागीय आयुक्त है, इन सभी की जो एसीआर है, जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, जो वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन है, वो संभागीय आयुक्त के द्वारा भरा जाता है। उसके साथ साथ एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो डिविजनल कमिश्नर है उसको जो राजस्व कर्मचारी, जो रेवेन्यू एम्प्लॉइज है, उनके ट्रांसफर का पावर भी है कि जो राजस्व कर्मचारी है उनका स्थानांतरण भी कर सकता है। किस किस का? पटवारी और गिरदावर का। कहाँ पर करेगा? पटवारी और गिरदावर का। पटवारी या रेवेन्यू इंस्पेक्टर का जो डिविजनल कमिश्नर है वो अपने डिवीजन में, अपने संभाग में कहीं भी ट्रांसफर है वो कर सकता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो जयपुर जो संभागीय आयुक्त है, जो जयपुर डिविजनल कमिश्नर है, क्योंकि जयपुर संभाग में जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर और झुंझुनू आते हैं, तो जयपुर जो संभागीय आयुक्त है यहाँ के किसी भी पटवारी का, इन जिलों किसी पटवारी का इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर वो कर सकते हैं। कौन से जिलों में? वो जिले जो कि उस संभाग में आ रहे हैं, अर्थात जयपुर संभाग के किसी भी जिले में जो जयपुर संभागीय आयुक्त है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। किसका? पटवारी और गिरदावर का। तो ये जो सारे काम है यहाँ पर ये बात चल रही है, यहाँ पर ये चीजें लिखी हुई सबसे पहले कि ये विभिन्न बैठकों का आयोजन करेगा, बहुत सारी मीटिंग्स बुलाएगा, और मीटिंग्स बुलाने के बाद जो जितने भी सरकारी कर्मचारी आएंगे, जिला कलेक्टर आएंगे, उनको आवश्यक दिशा निर्देश देगा, जो भी एसेंशियल डायरेक्शंस होंगे वो दिए जाएंगे। उसके अलावा ये इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है, ये सडन इंस्पेक्शन करता है गवर्नमेंट ऑफिसेज का, ये जो डेवलपमेंट एक्टिविटी चल रही है उन पर नजर रखता है, उन पर फोकस करता है। उसके साथ साथ ये जितने भी जिला कलेक्टर है, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त है या अन्य अधिकारी जो है, इनके वार्षिक गोपनीय जो प्रतिवेदन है, जो इनकी एसीआर है, वो डिविजनल कमिश्नर के द्वारा भरी जाती है। और आप इसमें भी लिख लेना कि ये इसको स्थानांतरण का अधिकार भी है, कि ये ट्रांसफर का पावर भी इसको
हालांकि आपके पीडीएफ में लिखा होगा कि ये बहुत सारे कर्मचारियों का ट्रांसफर है वो अपने डिवीजन में कर सकता है, और मुख्यतः मैंने आपको बता दिया है ये करता है पटवारी और गिरदावर का। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको बताया था, आगे लिखा हुआ है कि प्रशासन के विरुद्ध जो जन शिकायतें, जो भी पब्लिक ग्रीवेंसेज है, उनको सुनता है। इसको ट्रांसफर का पावर भी है, किनको, पटवारी और गिरदावर को। उसके साथ साथ ये एज ए जुडिशियल ऑफिसर भी काम करता है, ये न्यायिक अधिकारी के रूप में भी काम करता है, और न्यायिक अधिकारी के रूप में काम करते हुए ये बहुत प्रकार के जो मुकदमे केसेज है उनको ये सुनता है। मुकदमे तो वर्ड नहीं है, मामले लिख लेना, मामलों की सुनवाई, जो वेरियस मैटर्स हैं, मुकदमे की जगह, केसेस की जगह मैटर लिख लेना। तो विभिन्न मामले उनकी सुनवाई करता है। कौन कौन से एक्ट के अंतर्गत, चाहे राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट हो, चाहे राजस्थान म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट हो, चाहे राजस्थान एक्साइज एक्ट हो, चाहे राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट हो, चाहे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम है। इन सारे एक्ट में संभागीय आयुक्त के द्वारा विभिन्न प्रकार की सुनवाई है वो की जाती है। उसके अलावा इनके पास एरिया स्पेसिफिक स्कीम्स है या एरिया स्पेसिफिक जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी इनकी भूमिका है। इनमें भी ये मुखिया के रूप में काम करते हैं, वहां पर भी ये एज ए बॉस या मुखिया के रूप में इनके द्वारा काम है वो किया जाता है। कैसे, जैसे आप जाएंगे अजमेर संभागीय आयुक्त के ऑफिस में, या अजमेर जो डिविजनल कमिश्नर है वो, अजमेर जो डिविजनल कमिश्नर है वो बिसलपुर जो परियोजना है उसकी देख रेख करते हैं। एक तरह से मानकर चलें कि जो टोंक के अंदर जो बिसलपुर प्रोजेक्ट है, जो कि टोंक है वो अजमेर संभाग में आता है, तो बिसलपुर प्रोजेक्ट जो है उसके एज ए केयर टेकर भी जो डिविजनल कमिश्नर वो काम करते हैं। उसी प्रकार से आप जाएंगे कोटा और भरतपुर, कहाँ पर, कोटा और जो भरतपुर संभाग है, कोटा और भरतपुर संभाग में जो डिविजनल कमिश्नर है वो रखते हैं संबल कमांड डेवलपमेंट का काम। अगर आप जोधपुर की तरफ जाएंगे तो जोधपुर जो संभागीय आयुक्त है वो केयर टेकर है कौन सी स्कीम्स के, कौन सी स्कीम के, मरुस्थल क्षेत्र विकास कार्यक्रम के, जिसको जो डेजर्ट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके केयर टेकर के रूप में काम करते हैं डिविजनल कमिश्नर। कहाँ के डिविजनल कमिश्नर, जोधपुर के डिविजनल कमिश्नर, जोधपुर के संभागीय आयुक्त। अगर आप जाएंगे उदयपुर, तो उदयपुर में जो जनजाति विकास कार्यक्रम है, जो ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसमें जो डिविजनल कमिश्नर है उदयपुर के, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है वो होती है, इनका इंपोर्टेंट रोल है वो होता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको मिलाने के लिए दे देंगे, आपको कहेंगे मिलान कीजिए, तो आपको ध्यान में रखना है बिसलपुर चूंकि टोंक में, इसलिए जो बिसलपुर प्रोजेक्ट है उसमें अहम भूमिका होती है अजमेर संभागीय आयुक्त की। चंबल जो है वो कोटा और भरतपुर के जो जिले हैं वहाँ दोनों संभाग में बहती है, इसलिए चंबल जो कमांड डेवलपमेंट का काम है वो दे रखा किसी को, कोटा और भरतपुर डिविजनल कमिश्नर को। जोधपुर जो है उसके अंदर वेस्टर्न राजस्थान के जो जिले हैं वो सारे आते हैं, जहाँ पर बहुत ज्यादा जहाँ पर मरुस्थलीकरण है, बहुत ज्यादा जहाँ पर डेजर्टिफिकेशन है, वहां पर जो मरुस्थल क्षेत्र विकास कार्यक्रम है उसका मुखिया बना रखा है किसको, जोधपुर संभागीय आयुक्त को। अगर हम उदयपुर में जाएंगे तो उदयपुर जो संभाग है, उदयपुर जो डिवीजन है, वहां पर आप सभी को पता है कि वहां पर राजस्थान की बहुत सारी ट्राइब्स रहती है, राजस्थान की बहुत सारी जनजातियां रहती है, तो ट्राइबल एरिया जो डेवलपमेंट का काम है वो किसको दे रखा है, उदयपुर डिविजनल कमिश्नर को। तो ये बहुत सारे जो प्रोजेक्ट स्कीम्स और बहुत सारे जो प्रोग्राम चल रहे हैं इनमें डिविजनल कमिश्नर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। डिविजनल कमिश्नर यहाँ पर एज ए केयर टेकर काम करता है, डिविजनल कमिश्नर इन स्कीम्स को मॉनिटर करने का काम है वो करता है। तो ये तो है डिविजनल कमिश्नर, ये तो है संभागीय आयुक्त, जो कि आपको पता होना चाहिए। आप वापस देख लेना, इसमें ज्यादा मुझे लगता नहीं कुछ ज्यादा समझने वाली चीज है। 1829 याद रखना, कौन सा संभाग कब बना तो वो याद रखना। आप सभी को पता होना चाहिए जयपुर 1987 में बना है, भरतपुर 2005 में बना है। इससे पहले सारे संभाग है वो स्वतंत्रता के बाद बन गए थे, और ये पद है वो 1829 में आया था। 1962 में इस सिस्टम को अबोलिश कर दिया गया
1987 में इस पूरे सिस्टम को 25 साल बाद रीएस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद नियुक्ति राज्य सरकार देती है, स्टेट गवर्नमेंट देती है, और कार्यकाल वो निश्चित नहीं है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये सारे से कार्य हैं, और ये एरिया स्पेसिफिक जो काम है वो भी इन डिविजनल कमिश्नर के द्वारा मॉनिटर है वो किया जाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आगे पढ़ते हैं हम कलेक्टर के बारे में। किसके बारे में देखेंगे अभी हम देखेंगे कलेक्टर के बारे में। जो जिला कलेक्टर है उनके बारे में हम थोड़ा सा अब देखेंगे, ठीक है। तो जिला कलेक्टर, चूंकि आप सभी को पता है कि जो जिला कलेक्टर है वो सारे के सारे डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबल है किसके प्रति, अभी आपको मैंने बताया था कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसके जस्ट ऊपर हायरार्की में कौन बैठा है, डिविजनल कमिश्नर। तो आपको उससे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति हैं, तो किसके प्रति हैं, वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है संभागीय आयुक्त के प्रति, डिविजनल कमिश्नर के प्रति। पर कलेक्टर का अभी वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो कलेक्टर का बहुत बड़ा रोल है, चाहे कलेक्टर का एडमिनिस्ट्रेशन में रोल देखें, कलेक्टर का डेवलपमेंट एक्टिविटीज में रोल देखें, कलेक्टर का इलेक्शन में रोल देखें, कलेक्टर का सेंसस में रोल देखें, कलेक्टर का प्रोटोकॉल में देखें, कलेक्टर का इमरजेंसी में रोल देखें, तो हम ओवरऑल देखें कलेक्टर है वो एक बहुत बड़ा मल्टी डायमेंशनल पोस्ट है। कलेक्टर जो है ये एक बहुआयामी, एक तरह से हम कह सकते हैं कि कार्य करने वाला पद है, और बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। यहाँ पर हमेशा आईएएस अधिकारी को लगाते हैं, और आईएएस अधिकारी भी दो प्रकार के होते हैं, एक वो आईएएस अधिकारी जो कि डायरेक्ट रिक्रूट हुए हैं, और दूसरे वे आईएएस अधिकारी होते हैं जो कि आरएस से प्रमोट होते हैं, जिनकी पदोन्नति होती है आरएस द्वारा आईएएस में। वो हम आगे देखेंगे कि किस व्यवस्था क्या गुण दोष है, वो हम आगे देखेंगे कौन कौन से मेरिट्स और डिमेरिट्स है। पर पहले एक बार इस जो पोस्ट है कलेक्टर की जो पोस्ट है इसका हम थोड़ा सा जेनेसिस है वो देख लेते हैं कि इसका विकास है वो किस तरीके से हुआ है, यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और कलेक्टर का जो पद है वो कब कब किस तरीके से प्रभावित हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कलेक्टर पद का विकास अगर हम देखें तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो कलेक्टर का पद है ये अस्तित्व में आया था 1772 में। कब अस्तित्व में आया था, 1772 में। और वोरेन हेस्टिंग्स उस समय गवर्नर थे। कौन थे, वोरेन हेस्टिंग्स। वोरेन हेस्टिंग्स के समय ये जो पद है कलेक्टर का जो पद है वो अस्तित्व में है। ये इंट्रोड्यूस किया गया वोरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, कब, 1772 में। और वोरेन हेस्टिंग्स ने पहला जो कलेक्टर लगाया उनका नाम है रोल्फ सेल्डन। इनका नाम क्या है, इनका नाम रोल्फ सेल्डन है। ये आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत के प्रथम कलेक्टर कौन थे, तो भारतीय प्रथम कलेक्टर है रोल्फ सेल्डन। और चूंकि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है इसका नाम है कलेक्टर, जो कि कौन सा काम करता था, ये कलेक्ट करने का काम करता था। किसको कलेक्ट करता था, किसका कलेक्शन करता था, तो ऑब्वियस सी बात है किसका कलेक्शन करता था, ये कलेक्शन करता था रेवेन्यू का, इसलिए इसको कहा जाने लग गया क्या, कलेक्टर। तो बेसिकली इसका जो काम था वो था राजस्व संग्रहण करना। क्या काम था, राजस्व संग्रहण करना। तो यहाँ पर केवल 1772 से जब कलेक्टर की पोस्ट क्रिएट की गई उस समय कलेक्टर द्वारा केवल एक ही काम हो रहा था, वो था रेवेन्यू कलेक्शन करना। ठीक है, लेकिन 1787 में ये रेवेन्यू का काम तो कर रहा था, उसके साथ साथ इसको जुडिशियल काम भी दे दिए गए। तो ये राजस्व कार्यों के साथ साथ ये न्यायिक कार्य भी करने लग गया। कौन सा कार्य करने लग गया, ये न्यायिक कार्य भी करने लग गया। इसलिए 1887 के समय कलेक्टर को बोलते थे लिटिल नेपोलियन। क्या बोलते थे, कलेक्टर को कहा जाता था लिटिल नेपोलियन। कब, 1787 में। आप सभी को पता होगा 1792 में उस समय जो गवर्नर थे वो थे कॉर्नवालिस, और कॉर्नवालिस लेकर आया था कॉर्नवालिस कोड, जिसको बोलते हैं कॉर्नवालिस संहिता। तो कॉर्नवालिस संहिता आने के बाद कलेक्टर को जो जुडिशियल पावर दिए गए थे वो सारे के सारे जुडिशियल पावर शिफ्ट कर दिए गए। वो सारे के सारे जो पावर थे वो सारे के सारे पावर दे दिए गए सिविल न्यायालयों को, सिविल जुडिशरी को। इसके पास कलेक्टर के पास जो पावर थे कौन से, जुडिशियल जो पावर थे वो सारे के सारे पावर दे दिए गए किसको,
सिविल जुडिशरी को। अब इसके पास वापस 1792 के बाद इसके पास केवल वो ही काम बच गया, कौन सा, रेवेन्यू कलेक्शन करने वाला काम है वो बच गया। उसके बाद अगर आप जाएंगे तो 1812 में मैकेंजी थे, होल्ट मैकेंजी, इन्होंने वापस इस पद को और अधिक पावरफुल बनाने की कोशिश की, और ये पद है, ये जो पोस्ट है, कलेक्टर की जो पोस्ट है, वो कंटिन्यूसली ऐसे ही चलती रही। और आगे अगर हम जाएंगे, भारत जब स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र होने के बाद जो कि हमारा जो प्रशासन है, आप सभी को पता होगा कि ये कॉलोनियल लीगेसी है, ये औपनिवेशिक विरासत है, ये ब्रिटिशर्स की देन है। तो भारतीय जो एक तरह से मैं कहूँगी भारत का जो प्रशासन है, उसमें इस कलेक्टर पोस्ट को भी एज इट इज अडोप्ट है वो हमने कर लिया। ठीक है, अडोप्ट किया तो इसके पास वही पावर थे। पर भारतीय संविधान में आप सभी को पता होगा कि आर्टिकल जो 50 है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 50 है, उसमें स्पष्ट प्रावधान किया गया सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है उनके बीच में कार्यों का स्पष्ट क्या कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया। ठीक है, कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 50 में। उसके बाद अगर आप जाएंगे तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 1959 के बाद, या आप ये मानकर चलें 1959 में तो भारत में पंचायती राज का उद्भव हो गया था। भारत में पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था राजस्थान के नागौर के बगदरी गांव से। लेकिन 1993 में जो पंचायती राज है, इसको संवैधानिक आधार है वो प्रदान किया गया। अभी आप सभी को भी पता होगा। तो 1993 से पहले कलेक्टर का डेवलपमेंट एक्टिविटीज में भी बड़ा रोल था। कलेक्टर है वो विकास संबंधी जो गतिविधियां हैं उसमें कलेक्टर महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाता था। पर 1993 से हमने पंचायती राज को जो संवैधानिक आधार प्रदान किया, हमने पंचायती राज को आर्टिकल 243 में और संविधान का एक नया भाग जोड़ा। इस पार्ट का नाम था 9, इसका नाम था पंचायत। इसके तहत हमने पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न प्रकार की शक्तियां प्रदान की, और शक्तियां तो प्रदान की, पंचायती राज के लिए हमने एक अलग से कैडर बना दिया जो कि केवल और केवल फोकस करता है किस पर, डेवलपमेंट एक्टिविटीज पर, जो कि मैंने आपको अभी बताया भी था। एक स्वतंत्रता से पहले जो जिला परिषद जो होती थी, स्वतंत्रता के बाद वो जिला परिषद का अध्यक्ष है वो कौन होता था, वो होता था स्वयं कलेक्टर। जिला परिषद में कमेटी एक DRDO करता था, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी हुआ करती थी, उसका अध्यक्ष कौन होता था, उसका अध्यक्ष कलेक्टर। लेकिन 1993 के बाद हमने 3 टियर सिस्टम लागू करने के बाद हमने सारी की सारी शक्तियां वो जिला परिषद में जिला प्रमुख को दे दी। किसको दी, जिला प्रमुख को। और डेवलपमेंट के लिए हमने एक अलग से कार्डर है वो बना दिया, अलग से यूनिट बना दी हमने। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं न कहीं डेवलपमेंट यूनिट जब ये बनी तो डेवलपमेंट यूनिट बनने के बाद कलेक्टर की जो पावर है वो क्या होगी, थोड़ी लिमिटेड होगी। कलेक्टर का जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज में जो रोल था, कलेक्टर की जो विकास जो गतिविधियां हैं उनमें जो कलेक्टर की भूमिका थी, अब वो भूमिका धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी। और थोड़ा सा इसमें और आगे डेवलपमेंट हुआ राजस्थान में कि 2011 के बाद राजस्थान में कमिश्नरेट सिस्टम आया, कमिश्नरेट प्रणाली आई है, किसमें, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में। कब, 2011 के बाद। और 2011 के बाद कमिश्नरेट सिस्टम आने के बाद कलेक्टर के बहुत सारे जो पावर हैं, चाहे वो CRPC की 144 लगानी हो, चाहे सेक्शन 151 लगाना हो, चाहे अपराधियों को जमानत देनी हो, क्रिमिनल्स को बेल देनी हो, और चाहे आर्म्स लाइसेंस देने हो, चाहे हथियारों के लाइसेंस देने हो, ये सारे के सारे काम है वो कमिश्नरेट सिस्टम में किसको दे दिए गए, कमिश्नर को दे दिए गए। किसको दे दिए गए, कमिश्नर को। और कमिश्नर को जो पावर दिए गए उससे कहीं ना कहीं जो कलेक्टर है उसका रोल है वो क्या हुआ, थोड़ा अब कम हुआ है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बाद तो कम हुआ ही है, पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान करने के बाद तो हुआ ही है। कमिश्नरेट सिस्टम आने से भी कहीं ना कहीं जो कलेक्टर पद की जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कलेक्टर के पास जो पावर थे वो कहीं ना कहीं लिमिटेड हुए। हालांकि अगर ये सब्जेक्टिव एग्जाम होता, यहाँ तो आपका तो पूरा प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव होगा, अगर सब्जेक्टिव एग्जाम होता तो हमें अगर पूछ भी ले कि कमिश्नरेट सिस्टम आने के बाद क्या कलेक्टर की भूमिका कम हुई, तो हमेशा हमें इसको डिनाई करना है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कलेक्टर के अगर कुछ काम कम हुए हैं तो कलेक्टर जो अदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है उन पर कलेक्टर अच्छे तरीके से फोकस कर पाएगा, क्योंकि कलेक्टर है वो ऑलरेडी ओवर बर्डनड है, कलेक्टर के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा काम है। तो ये सिस्टम कहीं ना कहीं अगर डेवलप हो रहा है तो कलेक्टर की जो भूमिका है, कलेक्टर का जो कार्यभार है, वर्कलोड जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो कलेक्टर अदर जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है उन पर फोकस वो अच्छे तरीके से कर सकता है। तो ये है
कलेक्टर पद का भारत में विकास। उसके बाद अगर हम थोड़ा आगे चलेंगे तो उसके बाद वही बात है कि कलेक्टर पद पर नियुक्ति किसको दी जाती है, वही आईएएस अधिकारी को। और आईएएस भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सीधी भर्ती के द्वारा, आप सभी को पता होगा यूपीएससी के द्वारा बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और दूसरा होता है पदोन्नति के द्वारा बाई प्रमोशन। प्रमोशन कहाँ से होगा, आरएएस टू आईएएस, लगभग 25 साल बाद होता है राजस्थान में। 25 साल बाद राजस्थान में आरएएस से व्यक्ति है वो क्या बनता है, आईएएस बनता है। तो हर सिस्टम का अपना एक लाभ है, हम हालांकि ज्यादा डिबेट में पढ़ेंगे नहीं, पर मैं वो थोड़ा जल्दी ब्रीफली बताता हूँ। अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से कोई आईएएस बनेगा तो उसकी क्षमताएं तो क्या होंगी, अधिक होंगी, क्योंकि एनर्जेटिक होगा, यंग होगा, और इसके पास जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो क्या होगा, कम होगा। क्षमताएं तो अधिक होगी, ऑब्वियस सी बात है, सीधी भर्ती से आया कोई व्यक्ति 25 से 30 साल का होगा, एनर्जेटिक होगा, थोड़ा जैसी कैपेसिटी ज्यादा होगी इसके अंदर, पर इस व्यक्ति के पास जो अनुभव एक्सपीरियंस है वो क्या होगा, कम होगा। और अगर हम प्रमोशन से देखें, पदोन्नति से देखें, तो पदोन्नति से अगर कोई व्यक्ति आईएएस बना है तो उसके पास क्षमताएं तो कम होंगी, उल्टा हो जाएगा, कैपेसिटी कम होगी। क्यों, क्योंकि एज थोड़ी ज्यादा होती है, 50 साल के बाद ही लगभग व्यक्ति, या 50 साल के आसपास व्यक्ति आईएएस बनता है, अगर वो 25 साल का आरएस बना हो तो। और लेकिन इस व्यक्ति के पास अनुभव हो क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, एक्सपीरियंस ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि ये व्यक्ति ऑलरेडी 30 साल सर्विसेज में काम है वो कर चुका होता है, प्रशासन में लगभग इसने 30 साल सेवाएं वो दे चुकी होंगी। उसके बाद आता है नियुक्ति के बाद स्थानांतरण। नियुक्ति इसको भी राज्य सरकार देती है, स्टेट गवर्नमेंट देती है, पोस्टिंग। उसके बाद आता है आपका स्थानांतरण। स्थानांतरण किसके द्वारा होगा, राज्य सरकार के द्वारा। फिर आता है इनका कार्यकाल। तो कार्यकाल के बारे में, टेन्योर के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि कार्यकाल है वो कितने साल होगा, कोई साल वाल नहीं होता है, ये निश्चित नहीं है, नॉट फिक्स, ये सरकार की इच्छा पर है। सरकार चाहेगी तब तक कलेक्टर रखेगी, दूसरे जिले में भेज देगी, सेक्रेटरी में बुला लेगी, सचिवालय में बुला लेगी, सरकार के ऊपर पूरा पूरा निर्भर है वो करता है। तो कार्यकाल है वो बिल्कुल भी निश्चित नहीं है। उसके बाद आती है इसकी पद की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ ऑफिस। पद की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ ऑफिस। तो पद की सुरक्षा के लिए आर्टिकल जो 311 है उसका प्रावधान है वो किया गया, अनुच्छेद 311। अनुच्छेद 311 में साफ लिखा हुआ है कि इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई है वो इनके उच्च अधिकारी के द्वारा की जाएगी। अगर राज्य सरकार इन पर कोई कार्रवाई करना चाहे तो राज्य सरकार ये कार्रवाई की परमिशन जो है वो पहले लेगी किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से। और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जिसको बोलते हैं डीओपीटी, सरकार को पहले डीओपीटी को प्रायर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, डीओपीटी से परमिशन है वो लेनी पड़ेगी। डीओपीटी के परमिशन के बाद सरकार है वो इन पर कार्रवाई है वो कर सकती। क्यों, क्योंकि ये ऑल इंडिया सर्विस के, क्योंकि ये अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं और ये सीधे अंडर में आते हैं किसके, केंद्र सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बात आप सभी को ध्यान में है वो रखनी। नियुक्ति राज्य सरकार देगी, नियुक्ति तो नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं उसको पोस्टिंग, पदस्थापन। पोस्टिंग कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। स्थानांतरण कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। कौन करेगा स्थानांतरण, राज्य सरकार करेगी। कार्यकाल कितना होगा, कोई निश्चित नहीं है। उसके बाद आता है इनके पद की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ ऑफिस। तो पद की सुरक्षा जो है वो आर्टिकल 311 के तहत इनके है वो की गई है, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं और अब हम सीधे देखते हैं कलेक्टर के कार्य। कलेक्टर है उसके द्वारा कौन कौन से काम है वो किए जाते हैं, ठीक है। कलेक्टर कौन कौन से काम है वो करता है। तो कलेक्टर के बहुत सारे काम है, उसमें आपको एक ही बताता हूँ। उधर कलेक्टर सबसे पहले देखेंगे प्रशासक के रूप में कि एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कलेक्टर के द्वारा कौन कौन से काम किए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे राजस्व अधिकारी के रूप में कि कलेक्टर है वो एज ए रेवेन्यू ऑफिसर कौन कौन से काम करता है। उसके बाद हम देखेंगे कलेक्टर का अगला काम मजिस्ट्रेट के रूप में
कि एज ए मजिस्ट्रेट कलेक्टर के द्वारा कौन कौन से काम किए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे विकास अभिकर्ता के रूप में कलेक्टर है वो एज ए डेवलपमेंट एजेंट डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से काम करता है। फिर हम देखेंगे कलेक्टर की भूमिका प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में। फिर देखेंगे आपदा प्रबंधक के रूप में। एज ए डिजास्टर मैनेजर। तो हालांकि और भी बहुत सारी चीजें, एक देखेंगे हम जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में। एज ए रिटर्निंग ऑफिसर, एज ए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जिला कलेक्टर द्वारा कौन कौन से काम है वो किए जाते हैं। तो हम इसकी शुरुआत करेंगे कहाँ से, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर के प्रशासक के रूप में जो कलेक्टर है उसके द्वारा कौन कौन से काम है वो किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कलेक्टर जो है वो प्रशासक के रूप में आप देखेंगे तो पहली जैसे हम देख सकते हैं इसका पहला काम है, एक काम इसका जनगणना करवाना, कि भारत सरकार जो सेंसस करवाती है उसको जिले में करवाने की जिम्मेदारी किसकी है, उसको जिले में करवाने की जिम्मेदारी कलेक्टर की है। किसकी जिम्मेदारी होगी, कलेक्टर की जिम्मेदारी होगी। उसके अलावा आप अगर प्रशासक के रूप में देखेंगे तो विभिन्न प्रमाण पत्र जारी करना, कलेक्टर के द्वारा बहुत सारे सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं। टू इश्यू वेरियस सर्टिफिकेट्स, कलेक्टर बहुत प्रकार के प्रमाण पत्र जारी करता है। जिले के अंदर जो सर्किट हाउस है या डाक बंगलो होते हैं, डाक बंगले होते हैं, इनका पूरा का पूरा मैनेजमेंट रखना। तो डिस्ट्रिक्ट का जो सर्किट हाउस है आप जाएंगे तो आरएस और आईएस के लिए बहुत प्रकार के सर्किट हाउस बने हुए हैं। तो इसकी जिम्मेदारी है कि ये जो सर्किट हाउस है उन सर्किट हाउस का और डाक बंगले का प्रॉपर क्या रखे, मैनेजमेंट है वो रखे। इसकी जिम्मेदारी है किसकी, कलेक्टर की। उसके अलावा प्रशासक के रूप में विभिन्न सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण करना, विभिन्न सरकारी कार्यालयों क्या करना है, इसका कार्य है कि विभिन्न सरकारी कार्यालयों क्या करेगा, निरीक्षण करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, समय समय पर जा जाकर देखेगा कि क्या वास्तव में सरकारी कर्मचारियों के द्वारा काम किया जा रहा है ये। उसके अलावा कलेक्टर है वो आवास आवंटन का भी काम करता है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आप जाएंगे तो बहुत प्रकार के क्वार्टर बने होते हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर बने होते हैं। तो गवर्नमेंट क्वार्टर किस व्यक्ति को कौन सा मिलेगा, कौन से अधिकारी को कौन सा क्वार्टर दिया जाना है, ये सारी की सारी जो जिम्मेदारी है वो कलेक्टर की होती है। किसकी जिम्मेदारी होगी, कलेक्टर की जिम्मेदारी होगी। उसके अलावा कलेक्टर है वो कार्मिक प्रशासन पर नियंत्रण रखता है। कार्मिक प्रशासन का मतलब है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि जिला कलेक्टर के अंडर में काम करने वाले चाहे क्लरिकल स्टाफ हो, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, इनके एसीआर बढ़ना, इन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, डिसिप्लिनरी एक्शन लेना, किसी का पोस्टिंग करना, किसी का डेपुटेशन करना, ये सारे के सारे जो काम है वो जिले में जिला कलेक्टर के द्वारा किए जाते हैं। ये किसका काम है, जिला कलेक्टर का काम है। उसके अलावा ये सरकार को प्रशासक के रूप में विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट है, जो प्रतिवेदन है वो समय समय पर सरकार को ये भेजता रहता है। कई बार इसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारे स्कीम चल रही होती है, क्योंकि इसके सबऑर्डिनेशन में बहुत प्रकार की कैंपेन चल रहे होते हैं, तो राज्य सरकार और जो संभागीय आयुक्त है, जो डिविजनल कमिश्नर है, वो समय समय पर इनसे विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट है वो लेते रहते हैं। तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एक प्रशासक के रूप में या एज ए एडमिनिस्ट्रेटर जो कलेक्टर है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इंस्पेक्शन करता है सरकारी कार्यालयों का। उसके अलावा ये सेंसस करवाता है, जनगणना करवाता है, ये कंट्रोल करता है पूरे पूरे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन को, जितने भी कार्मिक कर्मचारी काम कर रहे हैं जिले में उन पर नियंत्रण रखता है। ये विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जारी करता है। ये जिले के अंदर जो सर्किट हाउस है, डाक बंगला है, उन पर उनका मैनेजमेंट रखता है।
उनका प्रबंधन रखता है। ये जो क्वार्टर एलोकेशन का जो काम है, आवास आवंटन का जो काम है जिले में, वो स्वयं कलेक्टर करता है। उसके साथ साथ ये समय समय पर राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार है और बहुत सारे राज्य सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, इसका जो ऊपर का अधिकारी संभाग आयुक्त है, डिविजनल कमिश्नर है, उनको भी ये समय समय पर विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट भेजता रहता है। उसके बाद इसका दूसरा काम है राजस्व अधिकारी के रूप में, एज ए रेवेन्यू ऑफिसर। एज ए रेवेन्यू ऑफिसर इसके द्वारा कौन कौन से काम किए जाते हैं, तो मैं इसको भी मिटा रहा हूँ, ये आप देख लेना एक बार, और जो पीडीएफ होगी उसमें सारी की सारी सूचना मैं वो डाल दूंगा, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो प्रशासक के रूप में हम इसकी भूमिका देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि राजस्व अधिकारी के रूप में एज ए रेवेन्यू ऑफिसर कौन कौन से काम है ये करता है। तो सबसे पहले इसका काम है एज ए रेवेन्यू ऑफिसर राजस्व संग्रहण करवाना। कौन सा काम है, इसका जो पद है वो इसलिए स्थापित किया गया था कि ये रेवेन्यू कलेक्शन का काम करता है। जितने भी लैंड रेवेन्यू है उसका कलेक्शन करवाता है। उसके अलावा जिले में चाहे बिक्री कर हो, सेल्स टैक्स है, इरिगेशन टैक्स है, केनाल टैक्स होता है, नहरी कर होता है, लैंड रेवेन्यू है, लगान है, आदि की वसूली करने की जिम्मेदारी, स्टैम्प ड्यूटी है, स्टैम्प शुल्क है, रजिस्ट्रेशन है, जिससे सरकार को आय होती है। जितनी भी सरकार को आय हो रही है उस आय को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है, कलेक्टर की है। किस प्रकार से, एज ए रेवेन्यू ऑफिसर। उसके अलावा सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के कृषि ऋण वितरण किया जाता है, एग्रीकल्चर लोन है, और आप सभी को पता होगा कि सरकार ने बाउंड कर रखा है सभी बैंक्स को पीएसएल के लिए, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग, कि सभी बैंक्स को, सभी कॉमर्शियल बैंक को अपना कुछ प्रतिशत जो है वो एग्रीकल्चर लोन के लिए देना पड़ेगा। तो कलेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो जिले में कृषि ऋण जो वितरण है, जो एग्रीकल्चर लोन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर तरीके से करवाए। उसके अलावा कलेक्टर उसकी जिम्मेदारी है कि अगर सरकार का कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आया है जिसके अंदर लैंड एक्विजिशन किया जाना है, जिसमें भूमि अधिग्रहण की जानी है, इसकी जिम्मेदारी है कि लैंड एक्विजिशन का काम भी करेगा, भूमि अधिग्रहण भी करवाएगा। भूमि अधिग्रहण का मतलब है, अगर आप एक व्यक्ति हैं, आपकी जमीन की आवश्यकता, आपकी लैंड की आवश्यकता सरकार को है, सरकार को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेकर आई, सरकार को डैम बना रही है, सरकार को रोड बना रही है, सरकार को कैनाल बना रही है, उसमें अगर आपकी लैंड की अगर सरकार को आवश्यकता है तो सरकार एक प्रोसेस के तहत, जिसको बोलते हैं लैंड एक्विजिशन, जिसको बोलते हैं भूमि अधिग्रहण, इसके तहत सरकार है वो जो प्राइवेट जो लैंड होल्डर्स हैं उनकी भूमि का अधिग्रहण है वो करती है। और ये एक्ट है वो 2013 का है, लैंड एक्विजिशन एक्ट। उसके अलावा एज ए रेवेन्यू ऑफिसर, राजस्व अधिकारी के रूप में जो कलेक्टर है उसकी जिम्मेदारी है कि वो राजस्व जो कर्मचारी है, कौन, राजस्व कर्मचारी रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं, तो राजस्व कर्मचारियों के जो कार्यालय हैं उनका इंस्पेक्शन करता है, निरीक्षण करता है। उसके साथ साथ उन पर नियंत्रण भी रखता है, उन पर कंट्रोल भी रखता है। इंस्पेक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स और रेवेन्यू ऑफिसर्स कौन कौन से, इसके अंडर में कौन कौन काम कर रहा है, चाहे एडीएम हो, चाहे एसडीएम हो रेवेन्यू ऑफिसर, चाहे तहसीलदार हो, चाहे पटवारी हो, चाहे गिरदावर हो, ये किसी भी ऑफिस में जाकर कभी भी उनके ऑफिस का इंस्पेक्शन है वो कर सकता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाएं तो राजस्व अधिकारी के रूप में कलेक्टर है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो राजस्व मुकदमों की भी सुनवाई करता है। किसकी सुनवाई करता है, राजस्व मुकदमों की सुनवाई है वो करता है, कि वो एज ए रेवेन्यू, एज ए जुडिशियल ऑफिसर, वो न्यायिक अधिकारी के रूप में डाइस पर बैठता है, कोर्ट में बैठता है, और प्रॉपर रेवेन्यू केसेस उनकी हियरिंग है वो करता है। अगर मान लो दो काश्तकारों में, दो टेनेंट्स में अगर लैंड डिस्प्यूट है तो बहुत सारे मामलों में लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत कलेक्टर है वो विभिन्न प्रकार की कार्रवाई है वो करता है। तो ये सारा का सारा जो काम है वो कलेक्टर करता है एज ए रेवेन्यू ऑफिसर। उसके बाद आता है मजिस्ट्रेट के रूप में, कि जो कलेक्टर है वो एज ए मजिस्ट्रेट कौन कौन से काम करता है। तो एज ए मजिस्ट्रेट जो कलेक्टर है वो एक तो जितने भी जिले हैं ये बात आपको समझ में आ गई, मैं वापस बताता हूँ। एज ए रेवेन्यू ऑफिसर कलेक्टर का सबसे पहला काम है लैंड रेवेन्यू कलेक्शन। उसके अलावा सेल्स टैक्स, इरिगेशन टैक्स, रजिस्ट्रेशन टैक्स, रजिस्ट्रेशन लेवी है, कैनल टैक्स है, लैंड रेवेन्यू टैक्स है, उसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी है, इन सभी को कलेक्शन करवाएगा, लैंड एक्विजिशन करवाएगा, एग्रीकल्चर लोन का डिस्ट्रीब्यूशन करवाएगा, एलोकेशन करवाएगा। उसके अलावा जितना भी रेवेन्यू स्टाफ है
उनका समय समय पर इंस्पेक्शन करेगा। उसके साथ साथ ये रेवेन्यू जो केसेज है उनकी भी सुनवाई वो प्रॉपर तरीके से करेगा। अब हम आगे देखते हैं कि मजिस्ट्रेट के रूप में, एज ए मजिस्ट्रेट जो कलेक्टर है उसके द्वारा कौन कौन से काम है वो किए जाते हैं। तो मजिस्ट्रेट के रूप में कलेक्टर के द्वारा जो किए जाने वाले काम है उनमें सबसे पहला जो काम मजिस्ट्रेट के रूप में वही है कि कलेक्टर को पावर है कि वो अपने जिले में क्या लागू कर सकता है, 144 को लागू करना, धारा 144, सेक्शन 144 या 144, इसको बोलते हैं कर्फ्यू लगाना। कि कलेक्टर को अधिकार है कि वो अपने जिले में अगर ऐसी परिस्थिति बन रही है कि कर्फ्यू लगाया जाना चाहिए तो कलेक्टर को पावर है कि वो कर्फ्यू है वो लगा सकता है। शांति भंग के मामले में जो पब्लिक न्यूसेंस के मैटर है, पब्लिक न्यूसेंस के जो केसेस है 151 के केसेस बोलते हैं इनको, धारा 151 केसेस हैं सीआरपीसी के, इसके तहत ये जमानत भी दे सकता है। इसको जमानत देने का अधिकार है। कौन सा अधिकार है, इसको जमानत देने का अधिकार। हालांकि ये जो बेल देने की जो पावर है, जमानत देने का जो अधिकार है वो कलेक्टर डेलीगेट करके रखता है अपने सबऑर्डिनेट्स को। आप जाएंगे तो 151 के तहत जो जमानत देने का अधिकार होता है तहसीलदार को भी होता है एज ए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये पावर है वो एसडीएम को भी होती है, किसको होती है, एसडीएम को भी होती है। तो कलेक्टर जो बेसिकली ये जो पावर है 151 के तहत, सेक्शन 151 के तहत जो जमानत देने का जो अधिकार है वो कलेक्टर है उसको डेलीगेट करके रखता है, उसको प्रत्यायोजन उसका करके रखता है किसके पास, एसडीएम और तहसीलदार के पास। उसके बाद ये एज ए मजिस्ट्रेट पुलिस थानों का निरीक्षण करता है। जो पुलिस थाने हैं उनका समय समय पर निरीक्षण करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, किसके रूप में, मजिस्ट्रेट के रूप में। उसके अलावा जिले में जितनी भी जेल है उनका निरीक्षण करेगा। ये जेलों का निरीक्षण भी करता है, जेल का इंस्पेक्शन करेगा कौन, कलेक्टर। उसके साथ ये जो जिला पुलिस है, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, पूरा पूरा पुलिस जो एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, उस पुलिस की एक वार्षिक रिपोर्ट है। जिले की जो पुलिस है, इस पुलिस की जो एनुअल रिपोर्ट है, एक वार्षिक रिपोर्ट है, वो भी सरकार को भेजता है। वार्षिक रिपोर्ट किसको भेजेगा, ये सरकार को भेजेगा। उसके अलावा इसके द्वारा बहुत प्रकार के लाइसेंस दिए जाते हैं। कौन कौन से लाइसेंस, चाहे शुगर फैक्ट्री को देना हो, चाहे चीनी मिल को लाइसेंस देना हो, चाहे आर्म्स लाइसेंस देना हो, हथियारों को लाइसेंस देने हो, चाहे एंटरटेनमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई करनी हो, मनोरंजन कानून के तहत कार्रवाई करनी हो, चाहे फैक्ट्री एक्ट के तहत कार्रवाई करनी हो, कारखाना कानून के तहत कार्रवाई करनी हो, ये सारी की सारी जो कार्रवाई है, ये सारे के सारे जो काम है वो कलेक्टर मजिस्ट्रेट की हैसियत से करता है। ये सारे के सारे जो काम है वो कलेक्टर मजिस्ट्रेट की हैसियत से करता है, ठीक है। उसके अलावा मजिस्ट्रेट की हैसियत से इसकी जिम्मेदारी है कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखना। क्या जिम्मेदारी इसकी, कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखना इसकी जिम्मेदारी है कि अपने जिले में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन है वो करे। तो ये जितने भी काम है, जितने भी फॉरेनर्स आते हैं उनके डॉक्यूमेंट चेक करना, उनके डॉक्यूमेंटेशन को चेक करना, तो ये भी एज ए मजिस्ट्रेट करता है, जिसको बोलते हैं विदेशी पार पत्रों की जांच करना। किसकी जांच करना, विदेशी पार पत्रों की जांच करना। ये सारे के सारे जो काम है वो कलेक्टर के द्वारा एज ए मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट की हैसियत से किए जाते हैं। चाहे वो फॉरेनर्स होते हैं उनके डॉक्यूमेंट की जांच करना, चाहे सेक्शन 144 इम्पोज करना, सेक्शन 144 एग्जीक्यूट करना, चाहे शांति भंग के जो मामले, न्यूसेंस के जो मामले होते हैं उनमें बेल देना सेक्शन 151 के तहत, चाहे पुलिस स्टेशन हो और चाहे जेल्स हो इनका इंस्पेक्शन करना, चाहे जो फैक्ट्री मिल, जो चीनी मिल होती हैं, चाहे एंटरटेनमेंट एक्ट है, चाहे ये चीनी मिल एक्ट है, शुगर फैक्ट्री एक्ट है, उसके अलावा आपका चाहे आम लाइसेंस देने हो, ये सारे के सारे जो लाइसेंस है या इन कानूनों के तहत जो कलेक्टर के द्वारा कार्रवाई की जाती है वो सारी की सारी मजिस्ट्रेट की हैसियत से करता है। उसके अलावा ये पुलिस की वार्षिक रिपोर्ट है, एक पुलिस की जो एनुअल रिपोर्ट है वो भी स्टेट गवर्नमेंट को सौंपता है हर साल। उसके अलावा ये जो न्यूसेंस के जो मामले होते हैं या पूरे जिले में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने की जो जिम्मेदारी है वो भी कलेक्टर की ही होती है। तो मजिस्ट्रेट के रूप में कलेक्टर के द्वारा ये सारे काम है वो होते हैं। उसके बाद आता है डेवलपमेंट एजेंट के रूप में। तो डेवलपमेंट एजेंट के रूप में कलेक्टर के पास ज्यादा करने को कुछ बचा नहीं है, क्योंकि सारा का सारा जो काम है वो सारा का सारा काम दे दिया गया किसको,
ये सारा का सारा जो काम है वो डेवलपमेंट एजेंसी जो है, जिला परिषद है, पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत है, उनमें बैठे हुए जो अधिकारी हैं, चाहे सीईओ, एसीईओ, बीडीओ, इनके द्वारा है वो की जाती है। तो विकास गतिविधियों में या एज ए डेवलपमेंट एजेंट इसकी एक ही जिम्मेदारी है कि जिले में जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटी चल रही है उन डेवलपमेंट एक्टिविटीज का समय समय पर क्या करना, निरीक्षण करना, इंस्पेक्शन करता है कि मनरेगा के तहत अगर काम हो रहा है तो क्या वो सही तरीके से हो रहा है। तो इसकी जिम्मेदारी है कि वो समय समय पर जाकर केंद्र और राज्य सरकार की बहुत सारी कल्याणकारी या विकास गतिविधियां चल रही है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी डेवलपमेंट एक्टिविटी चल रही है, उन डेवलपमेंट एक्टिविटीज का प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूशन हो, ये समय समय पर इसके लिए इंस्पेक्शन है वो करता है। फिर वो एज ए प्रोटोकॉल ऑफिसर, प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में कलेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो समय समय पर जिले के अंदर जो डिग्निटरीज आते हैं, समय समय पर जिले में जो गणमान्य व्यक्ति आते हैं, उनको समय समय पर ये एज ए प्रोटोकॉल ऑफिसर रिसीव करता है। चाहे सीएम गए हो, चाहे कैबिनेट मंत्री गए हो, चाहे प्रभारी मंत्री गए हो, चाहे प्रभारी सचिव गए हो, चाहे विभिन्न जो संवैधानिक आयोग है उनके अध्यक्ष गए हो। जैसे हम देखा होगा कि अभी जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसके जो चेयरमैन है वो अभी विभिन्न जिलों के अंदर विजिट कर रहे हैं। तो आप देखते होंगे कलेक्टर जाकर, जब भी ये जिले में पहुंचते हैं तो कलेक्टर जाकर उनको रिसीव करता है, किसके रूप में, एज ए प्रोटोकॉल ऑफिसर। उसके बाद आता है आपदा प्रबंधक अधिकारी के रूप में, ये डिजास्टर मैनेजर के रूप में क्या काम करता है। तो कलेक्टर की जिम्मेदारी है कि जिले में समय समय पर विभिन्न प्रकार की आपदाएं आती हैं, कलेक्टर की जिम्मेदारी है कि समय समय पर आने वाली आपदाएं, जैसे भूकंप हो, अर्थक्वेक आ गए हो, कोई साइक्लोन आया हो, तूफान आया हो, अतिवृष्टि हो गई हो, बारिश हो गई हो, बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई हो, फ्लड आ गई हो, या अनावृष्टि है, सूखा हो गया हो, अकाल पड़ गया हो। अभी आपने देखा होगा, अभी राजस्थान में एक घटनाक्रम हो जिसको बोलते हैं टिड्डी आक्रमण, लोकस्ट अटैक। तो ऐसी जब भी आपदा आएगी तो कलेक्टर जो है उसकी जिम्मेदारी है कि वो डिजास्टर से जो भी अफेक्टेड लोग हैं, उस आपदा से जो भी प्रभावित हुए लोग हैं, उनको कलेक्टर वो रिहेबिलिटेट करने का प्रयास करता है, उनका पुनर्वास करने का प्रयास करता है, और उसके साथ साथ उनको कंपनसेट करने का, उनको मुआवजा देने का काम भी है वो कलेक्टर वो करता है। और आप सभी को पता होगा कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, ये ध्यान रखना, डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है 2005 का, आपदा प्रबंधन अधिनियम है। कब का अधिनियम है? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। इसके तहत जो कलेक्टर है वो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट जो कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी, जिला आपदा प्रबंधन जो समिति है, उसका कलेक्टर वो क्या होता है, अध्यक्ष होता है। भी ध्यान रखना किस एक्ट के तहत, ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जो कलेक्टर है वो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट जो कमेटी है उसका अध्यक्ष है वो होता है। उसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में एज ए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, एज ए डीआरओ, तो इसके पास जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के काम है वो किए जाते हैं। कौन कौन से? इसके अंदर इसका मेन काम ही है, ये समय समय पर होने वाले जो चुनाव है उनको कंडक्ट है वो करवाता है। जैसे एमपी के चुनाव हो, एमएलए के चुनाव हो, स्थानीय निकायों के चुनाव हो, स्थानीय निकाय का मतलब है लोकल बॉडीज के चुनाव हो। लोकल बॉडी कौन कौन सी? चाहे पंचायती राज हो, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज हो, चाहे पंचायती राज संस्थाएं हो, और चाहे नगरीय निकाय हो। उसके अलावा आप सभी को पता होगा कि सहकारी समितियों के चुनाव होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के चुनाव होते हैं, कृषि उपज मंडियों के चुनाव होते हैं। इन सभी चुनावों को करवाने की जिम्मेदारी जिले में किसकी होती है? इन सभी चुनाव करवाने की जिम्मेदारी जिले में जिला कलेक्टर की होती है। इसमें जिला कलेक्टर जो होते हैं उनका इंपॉर्टेंट रोल है वो होता है। ठीक है, ये सारे के सारे काम है वो जिले में जिला कलेक्टर के द्वारा किए जाते हैं। उसके अलावा जिला कलेक्टर जो है, क्योंकि समय समय पर ये जो चुनाव है, इन चुनाव में वोटर लिस्ट की बड़ी भूमिका है, मतदाता सूचियों की बड़ी भूमिका है, तो जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी है कि जो वोटर लिस्ट है उनका समय समय पर अपडेशन है वो करवाए। हालांकि ये सारे काम है वो एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी और इनके नीचे काम करने वाले जो बीएलओज हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, उनके द्वारा किया जाता है। पर फिर भी कलेक्टर जो है उसका एक बड़ा काम है वो अपने जिले में निर्वाचन करवाना है, अपने जिले में चुनाव वो करवाना है। उसके अलावा कलेक्टर का एक इम्पोर्टेंट रोल और है, वो है ये समन्वय के रूप में भी काम करता है। समन्वय के रूप में का मतलब है कि कलेक्टर जो है वो एज ए कोऑर्डिनेटर भी काम करता है, कि ये कोऑर्डिनेशन का काम भी करता है। चाहे अपने जिले के अंदर
विभिन्न इकाइयों के अंदर समन्वय करना हो, चाहे एनजीओज के साथ समन्वय करना हो, चाहे वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन के साथ समन्वय करना हो, चाहे मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के साथ समन्वय करना हो। अगर आप राजस्थान के पश्चिमी जिलों में जाएंगे, वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, तो आप सभी को पता है कि वहाँ पर बहुत सारी आर्मी को डिप्लॉय कर रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो कलेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो आर्मी जो पर्सन है या जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पर काम करने वाला, उसके साथ प्रॉपर तरीके से क्या रखे, कोऑर्डिनेशन रखे। तो कलेक्टर की एक इम्पोर्टेंट रोल ये भी है, कलेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो कलेक्टर है वो अपने जिले में समन्वय बनाकर रखे। तो ये कलेक्टर के बेसिकली कलेक्टर के द्वारा किए जाने वाले इंपॉर्टेंट जो काम है वो यही है। उसके अलावा थोड़ा सा हम 2-3 चीजें हैं वो कल आपको बता दूंगा मैं, और उसके बाद हम अगला जो टॉपिक है एसडीओ है, तहसीलदार है, पटवारी है, उनको हम कल एक ही वीडियो में समाप्त करने की कोशिश है वो करेंगे। ठीक है, आज के लिए आप केवल इतना देख लेना। और इसके बारे में इसके जो पूरे जो नोट्स है कल मैं आपको 2-3 चीजें और बताऊंगा। एक तो लाखीना रिफॉर्म है, लाखीना सुधार है, एक एमपी के अंदर एक नवाचार होता है जिला सरकार अवधारणा, जिला सरकार कंसेप्ट है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा। और 2-4 में आपको, हालांकि पीडीएफ से पूछा नहीं जाता है तो फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि कलेक्टर के सामने अभी वर्तमान में कौन कौन से चैलेंजेस जो हैं। तो हम कल एक वीडियो में कलेक्टर का बचाव पार्ट, एसडीओ, तहसीलदार, पटवारी, इन सभी को खत्म करने की कोशिश है वो करेंगे। आज के इतने काफी है। धन्यवाद।